सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज कुछ ऐसे संयोग बन रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आज हमें गैप देना पड़ेगा और कई बार सुदीर्घ एकाग्र में ऐसी स्थितियां आती हैं कि ऐसे कुछ अनुभव होते हैं। मगर सभी मित्रों का और वरिष्ठ सलाहकारों का यह आदेश हुआ और यह बात तय हुई कि देर से ही सही यह एकाग्र टूटे नहीं, इसका क्रम भंग न हो। जो लोग किशन पटनायक जी को सुन रहे हैं वे इसे अबाधित रूप में सुने। तो आज एक नई कड़ी में हम उपस्थित हैं। यह इस एकाग्र की 9वीं कड़ी है। अरविंद मोहन जी को हम लोग सुनेंगे दूसरी बार। और कई बार किसी एकाग्र में ऐसा होता है कि किसी वक्ता विशेष के इतने काम होते हैं कि हमें एक से अधिक बार उन्हें तकलीफ देनी पड़ती है। किशन पटनायक जी पर चल रहे एकाग्र में अरविंद मोहन एक ऐसे ही नाम है। मगर मित्रों, आज की इस स्थिति के लिए एक शेर यहां पर रखता हूं। शायर हैं हमारे अजहर अदीब। अजहर अदीब जी लिखते हैं, हवा को जिद की उड़ाएगी धूल हर सूरत। हवा को जिद की उड़ाएगी धूल हर सूरत। हमें ये धुन की आईना साफ करना है। हमें ये धुन की आईना साफ करना है। इसी धुन के पथिक, इसी धुन के व्यक्तित्व स्वयं अरविंद मोहन जी भी है। वह भी कुछ पारिवारिक कारणों से घर से बाहर थे, मगर हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और जो उन्होंने कई वर्ष पूर्व किशन पटनायक जी की जीवनी लिखी थी, जो सर्वप्रथम सामयिक वार्ता में आई थी और बाद में पुस्तक में भी संकलित हुई, आज उसका वे पाठ करेंगे और पाठ के बीच बीच में कुछ और प्रसंग अगर आ सके तो वह भी आएंगे। बहुत बहुत स्वागत अरविंद मोहन जी, और शुक्रिया कि इस देर रात्रि में भी आप समय निकाल सके। किशन पटनायक जी के प्रति आपके क्या भाव हैं और कितने काम हैं, यह सब उसी के परिणाम हैं, सबूत हैं। यह वह भाव भूमि वही है जिस पर हम लोग कभी भी आपको साधिकार कुछ कह देते हैं और आप भी यथासंभव मना नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगेगा कि आपकी लिखी हुई जीवनी आप ही पढ़ें। इससे अच्छी बात क्या होगी। जी स्वागत। किशन जी के लिए कोई आग्रह हो तो ठुकराना मुश्किल है, लेकिन दोबारा एक ही प्रोग्राम में बोलने का मतलब ये भी होगा कि कई चीजें रिपीट होंगी, कई प्रसंग नए आएंगे, कई कुछ और ऐसा सूझा तो मैं बीच में जोड़ने की कोशिश करूंगा। असल में हम लोग जीवनी लिखने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उनसे बातचीत करनी ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि इतने लंबे समय से संपर्क रहने के बावजूद हम उनको बहुत कम जानते थे, खासतौर से शुरुआती उनके जीवन का। और व्यक्ति के बनावट में शुरुआत की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए वो जानना बहुत जरूरी था। हम लोगों ने, मैंने और योगेंद्र यादव ने कोशिश की और कई सीटिंग हम बैठे, लेकिन किशन जी का अपना प्रोग्राम काफ़ी व्यस्त रहता था। हम सब लोगों की भी अपनी अपनी जिम्मेवारियां थी जिससे हम लोग बंधे हुए थे। तो ये हुआ कि अच्छा अभी इतना रहने देते हैं, फिर अगली बार जब आएंगे तब बैठ लेंगे, और वो संयोग से हुआ नहीं। ये उड़िया में भी जिन लोगों ने कोशिश की, मेरे ख्याल प्रतीश और अभय ने किया था, तो वो कोशिश भी काफ़ी हद तक उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा शायद किया, लेकिन वो भी अधूरा ही रहा। और उसमें योजना ये थी कि किशन जी खुद उसको विस्तार देंगे और लिखेंगे, तो किशन जी को वक्त नहीं मिला, तो इसलिए वो जीवनी ऐसी ही रही। पिछली बार भी जैसा मैंने कहा था कि कुछ बातें हमारी बातचीत से निकली,
कुछ वाणी जी ने इस बार जो अपनी आत्मकथा लिखी है उससे बीच के समय का काफी कुछ सामने आता है। और तीसरा हिस्सा तो हम सब जानते हैं जो सार्वजनिक है और जिसका काफी कुछ दिल्ली में भी बीता है और देश के अलग अलग हिस्सों में बीता है और वो सबकी नजरों में है। उसके कुछ पक्ष हो सकता है हम जानते हो, कुछ कोई और जानता हो, तो इस तरह का थोड़ा भेद होगा। लेकिन अनजान वाला पक्ष नहीं है। बाद वाला पीरियड, खास तौर से 80 के बाद का दौर जो है वो अनजान नहीं है और वो मेरे हिसाब से उनके राजनीतिक कर्म, सामाजिक कर्म का मुख्य हिस्सा है। जो रचनात्मक काम वो करते थे, कविताएं लिखते थे, स्केच बनाते थे, इन सब चीजों का काम तो पीछे छूट गया। कविताओं के बारे में खुद उनका कहना था कि वो लगभग रोज कविता लिखने लगे। तो वो सब काम हम सब तलाशते ही रहे और बहुत ज्यादा कविताएं नहीं मिली। कुछ जो मिली हैं काफी पावरफुल हैं। अब पता नहीं कब संग्रह लायक कुछ चीजें निकल पाएंगी, लेकिन वो सब चीजें पीछे रह गई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ना रहने के बाद जो लिखा था उसका पाठ करूं। वो एक तरह से टोटलिटी में चीजों को सामने ले आएगा। ये लाभ उसका है। कुछ रिपीटेशन हो तब भी आप लोग उसको थोड़ा हमको माफ करिएगा। किशन पटनायक एक जीवनी, साधारण में असाधारण और असाधारण में साधारण। अगर किशन पटनायक के बारे में सूत्र रूप में कुछ कहना पड़े तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं। सामान्य से अलग रहना किशन पटनायक की कोई आदत न थी, न उनका कोई शौक था, न ही वे दिखावा पसंद थे। असल में आप जिस भी पैमाने पे उनको नापने निकलेंगे वे सबसे थोड़ा ऊंचा ही दिखते हैं। पूरी जिंदगी राजनीति में गुजारने के बाद भी अपनी शर्तों से जरा भी हटकर सांसद बनना, मंत्री बनना और आगे के पदों की ओर जाना उनको गवारा नहीं था। जिस राज्यपाल पद के लिए सारे बुजुर्ग नेता तरसते हैं उसका प्रस्ताव सुन के वे एक व्यंग भरी मुस्कान ला पाए। और साधारण ऐसे कि इतना बड़ा आदमी होकर किसी भी चीज का नखरा न था, न खाने का, न पहनने का, न यात्रा के लिए विशेष क्लास का, न ठहरने की सुविधाओं का, न भाषण देने के लिए भीड़ का, न आंदोलन के लिए पहले से हुए काम का। जहां मुद्दा समझ में आया वहां गए, हर हाल में गए, हर परेशानी उठा कर गए। इन यात्राओं में जो मोपेड की पिछली सीट और बस की सवारी से लेकर हर सवारी की थी, उन्होंने काफी कष्ट झेला। एक बार हुई दुर्घटना में उनके साथी शिवचंद्र और राजनयन की मौत हो गई और खुद वे भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। एक बार अकेले की गई यात्रा में दमा के का दौरा पड़ा तो जान जाते जाते बची। किशन जी पैदा तो सामान्य से अच्छे घर में हुए थे। उनके पिता चिंतामणि पटनायक दीवान थे, भले ही कालाहांडी छोटा रजवाड़ा था। पिता पहले शिक्षक थे, फिर दीवान बने, इसलिए माली हालत ठीक थी और सम्मान भी था। पढ़ने लिखने की आदत भी थी। 3 शादियां थीं, पहली पत्नी के न रहने पर दूसरी और दूसरी के न रहने पर तीसरी। किशन पटनायक तीसरी पत्नी सत्यवती के दूसरे पुत्र थे। कुल 8 भाई बहनों का परिवार था। पहली माँ का बड़ा बेटा लगभग बागी था, हीरालाल गांधी की तरह। किशन जी, जिनका शुरुआती नाम कृष्ण प्रसाद था, का लगाव अपने बड़े भाई और छोटी बहन से सबसे ज्यादा था। बड़े भाई वकील थे, छोटे भाइयों में एम जगन्नाथ बाद में कांग्रेस के नेता और मंत्री हुए। किशन जी जन्मे तो थे भवानीपटना में, पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशीपुर में हुई, टाट पट्टी वाले स्कूल से। तब काशीपुर रियासत जो बहुत छोटी सी छोटी थी, कोर्ट ऑफ वार्ड में आ गया था और किशन जी के पिता को उसका प्रबंधक नियुक्त किया गया। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे भवानीपटना आए, जहां उनके मामा लोग रहते थे। ब्रजमोहन हाई स्कूल में उन्होंने 1946 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। दिलचस्प बात यह है कि ओडिशा का यह पिछड़ा इलाका उस समय तक आजादी की लड़ाई से लगभग अछूता था और 42 के आंदोलन की भी कोई अनुगूंज यहाँ सुनाई नहीं दी थी। इसके बाद जरूर थोड़ी हलचल शुरू हुई थी। मैट्रिक के बाद किशन जी इंटर करने के लिए बलांगीर के राजेंद्र कॉलेज गए, तो वहां उन्होंने छात्र सम्मेलन कराया और 9 अगस्त 40 को राष्ट्रध्वज फहराने का आंदोलन किया। हालांकि वे बीए और एमए की पढ़ाई के लिए नागपुर में रहे। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तब वहीं पढ़ते थे। तब तक उनका राजनीतिकरण खास नहीं हुआ था, पर वे देश दुनिया समझने लगे थे। उनके वहां रहते हुए गांधी जी की हत्या हुई। फिर प्रतिक्रिया स्वरूप मराठी ब्राह्मणों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पे हमले भी हुए। युवा किशन पटनायक को लगा कि इन हमलों ने गांधी हत्या के अपराध को हल्का कर दिया।
इस माहौल को नष्ट किया। राजनीतिक रूप से ज्यादा सचेत न होते हुए भी किशन जी अपने शहर और कॉलेज के घोर संघी माहौल से हुए हुए थे। उनका पहला कॉलेज संघीगढ़ था, तो उन्होंने कोर्स बदला, कॉलेज बदला, हॉस्टल बदला, अंग्रेजी साहित्य की जगह पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने लगे बेमन से। ऐसे अनमने भाव से उन्होंने पढ़ाई की और परीक्षा दी, और उन्हें लगता था कि वे पास हो जाएंगे। वो नहीं लगता था कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन वे पास हो गए, एमए पास हो गए। इस समय तक उनकी साहित्यिक रुचियां बहुत प्रबल हो चुकी थी। उनमें कविता लिखना और रेखांकन करना प्रमुख था। ऐसा दौर भी आया जब वे रोज कविताएं लिखने लगे। तब वे अध्यापन करने और कवि बनने का कैरियर सोचने लगे थे, पर एमए में कम नंबर से उनका सपना तोड़ दिया। जब वे तब वे भवानीपटना वापस आए 1951 में, और ब्रजमोहन हाई स्कूल में अध्यापन शुरू किया। यह क्रम सिर्फ 1 महीने चला। तभी रियासतों के विलय का आंदोलन शुरू हुआ। राज्य के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सुरेंद्र नाथ द्विवेदी वहां आए और स्थानीय राजा के खिलाफ आंदोलन हुआ। दूसरी ओर राजा और उनके लोगों ने अपनी मुहिम तेज की। पहला आम चुनाव होने वाला था। राजा की हैसियत बड़ी थी, वह द्वार द्वार घूमा और लोग उसके चरण धोते। स्वयं किशन पटनायक के घर पे जब राजा आया तो उसके चरण धोने की तैयारी थी। तब तक किशन जी को अपने यहाँ की गरीबी, गरीबी की बदहाली, खासकर दलितों की स्थिति परेशान करने लगी थी। दलित औरतों की पोशाक और भुखमरी जैसी स्थितियों से वे बेचैन होने लगे थे, और ये बेचैनी भावुक कवि किशन पटनायक की नहीं, राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे किशन पटनायक की भी बेचैनी थी। रियासत विरोधी आंदोलन में ने उनको स्थानीय स्तर पर काफी कुछ देखने का अवसर दिया। संयोग से यही मुहिम समाजवादी जमात भी चला रहा था, कांग्रेसी नहीं थे। किशन पटनायक अपने को भाग्यशाली मानते थे कि उनको स्थानीय स्तर पर जो पहला राजनीतिक उस्ताद मिला वह दलित था। परदेसी नामक परदेसी नायक समाजवादी नेता, वही इस मुहिम का नेता था, और उसने किसानों और खेतिहर मजदूरों में अच्छा संगठन बना लिया था। द्विवेदी जी प्रदेश और इस क्षेत्र के नेता थे। किशन जी की सक्रियता इतनी होने लगी कि सुरेंद्र नाथ द्विवेदी को उनमें राजनीतिक संभावनाएं दिखने लगी। पर अपने ही माँ बाप राजा के चरण धोने की तैयारी कर रहे हों, तब समाजवाद में नवदीक्षित किशन जी की उलझनें बहुत बढ़ गई। वे सीधे घर से निकल पड़े और बिना टिकट मद्रास पहुंच गए, यानी घर से भाग गए। पहले माँ बाप को लगा कि पार्टी के काम के लिए कहीं गए हैं। जब मद्रास में पैसों की जरूरत हुई तो संयोग से देवदूत या हिंदी फिल्मों की तरह एक सेठियार सज्जन मिले, जिन्होंने धर्मशाला में रहने का इंतजाम करा दिया, रेलवे में नौकरी की सिफारिश कर दी और तत्कालिक खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। नौकरी मात्र 2 महीने चली। यहाँ काम करते हुए किशन पटनायक फिर से समाजवादियों की संगत में आ गए, क्योंकि साथ काम करने वाले मुस्लिम साथी के साथ उन्होंने रहने का निश्चय किया। वो भी समाजवादी ठिकाने पर आ गए। इस बार सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में रहने लगे। यहीं सोशलिस्ट पार्टी की चुनावी तैयारी संबंधी राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, और उसमें भाग लेने के लिए सुरेंद्र नाथ द्विवेदी आए थे। नौकरी के लिए प्रमाण पत्र मांगने के क्रम में किशन जी ने घर का आता पता दे दिया था। बात द्विवेदी जी तक पहुंची थी कि किशन मद्रास में हैं। मद्रास आने पर उन्होंने खोजबीन की और किशन पटनायक पार्टी के दफ्तर में ही मिल गए। हालांकि वे मद्रास में जरा भी सक्रिय नहीं थे, सिर्फ अपने दोस्त के साथ रहने भर के लिए वहां गए थे। तब उन्होंने पार्टी का साहित्य पढ़ना जरूर शुरू कर दिया था। हालांकि पार्टी के कामकाज के लिए की गड़बड़ियां उनको वहां भी दिखने लगी थी। द्विवेदी जी ने किशन पटनायक को ढूंढ निकाला और कहा कि तुम नौकरी क्या करोगे, चलो पार्टी का काम करने। और किशन जी ने नौकरी छोड़ दी और कटक पार्टी दफ्तर में आ गए। यहाँ वे ओडिया पत्रिका कृषक निकालने लगे। सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थिति थी उसमें पार्टी दफ्तर दफ्तर का काम कोई बहुत ज्यादा आराम का न था, और न बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध थी। उन दिनों किशन जी सिगरेट पीते थे। ढंग का भोजन न मिलने, अनियमित रूटीन, ज्यादा काम और सिगरेट ने उनका स्वास्थ्य चौपट कर दिया। दमा उनको तभी हो गया। डॉक्टरों की मनाही पर सिगरेट पीना तो छोड़ दिया, पर दमा जिंदगी भर परेशान करता रहा, और अंततः इसी ने उनकी जान ली। बीच बीच में इस रोग के ने अपना रौद्र रूप दिखाया, पर किशन जी ने इससे हार नहीं मानी। लगभग 50 वर्ष तक वे इस रोग को साथ लिए हुए
पूरी राजनीति करते रहे, मुल्क के हर कोना छानते रहे, हर जमात हर समूह के लोगों से मिलते रहे, एक संपूर्ण परिवर्तनकारी राजनीति लाने की जिद पाले रहे। कटक दफ्तर और कृषक पत्रिका काम ज्यादा दिन नहीं चला। किशन जी संबलपुर के किसान संगठन में लग गए। हालांकि पार्टी में भाषणवीरों की चलती और फैसले निचले स्तर की जगह ऊपर स्तर पर लेने के बुनियादी दुर्गुण को किशन जी उस समय ही जान गए थे और उन्होंने किसी अन्य जमात की जगह समाजवादियों को की राजनीति को ही पसंद किया और समाज की स्थितियों में बदलाव की तड़प उनकी बढ़ती जा रही थी। वे संबलपुर जाकर रहने लगे और किसानों में काम करने लगे। हालांकि यहाँ भी 52 में सोशलिस्ट पार्टी का टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई थी, पर एक विधायक जीता था। उसके वेतन का कुछ हिस्सा पार्टी लेवी के रूप में लेती थी और उसी का एक हिस्सा पूर्णकालिक कार्यकर्ता किशन पटनायक को भी मिलता था। पर तभी समाजवादी जमात में विवाद शुरू हो गए। लोहिया मधुलिमय को पार्टी से निकाला गया। इस मसले पे शुरुआत त्रावणकोर की गोलीबारी और उस समय उस पर डॉक्टर लोहिया द्वारा समाजवादी मुख्यमंत्री पी थानू पिल्लई से इस्तीफे की मांग से पार्टी दो फाड़ हो गई। ज्यादातर पुराने दिग्गज पसोपा में बने रहे, जबकि नौजवान समूह लेकर डॉक्टर लोहिया ने अलग सोशलिस्ट पार्टी गठित कर ली। किशन जी को इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों से शिकायत रही, पर उनको लोहिया के नैतिक स्टैंड में ज्यादा दम दिखा और वे उनके साथ आ गए। हैदराबाद जब सोशलिस्ट पार्टी का मुख्यालय बना तब शुरू में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चला। पार्टी और संगठन की आर्थिक स्थिति भी कुछ एक पैसे वाले सदस्यों के चलते अच्छी थी। सो मैनकाइंड भी बहुत अच्छी तरह से निकला। हिंदी पत्रिका जन तो किशन पटनायक के संपादन में ही निकला, पर उसे भी परेशानियां उठानी पड़ी। धीरे धीरे पैसे का अभाव बढ़ता गया, सो क्वालिटी में कमी होने लगी। अनियमित प्रकाशन होने के बाद पत्रिका स्थगित हो गई। किशन पटनायक वापस संबलपुर आ गए और अपने पुराने आधार को जीवंत बनाकर उन्होंने प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी को नया जीवन दिया। यहाँ उन्होंने उड़िया पत्रिका साथी निकालना शुरू किया, जो 2 वर्ष तक चली। उन्हीं दिनों 61 में बरगढ़ में विधानसभा की सीट के लिए उपचुनाव हुआ। वहां पार्टी मजबूती से लड़ी और उसके उम्मीदवार गणनाथ प्रधान विधायक चुन लिए गए। अब सोशलिस्ट पार्टी और किशन पटनायक दोनों को संबलपुर संसदीय सीट में संभावनाएं दिखने लगी। तो जब सोनारों, लोहारों, कुम्हारों और छोटे मैकेनिकों वगैरह को पर पेशा कर लगाने का प्रस्ताव आया, तो सोशलिस्ट पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। यह कर प्रस्ताव संबलपुर जिला परिषद के गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल कारीगरों पर लगाया गया था। फिर तकावी कर्ज माफी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि सूखे में फसल मारी गई। इसके लिए बरगढ़ के एसडीओ का घेराव हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक आए और किसानों से बात की, पर आंदोलन रुका नहीं, तो किशन पटनायक को गिरफ्तार कर लिया गया। किशन पटनायक ने 62 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए संबलपुर से लड़ा और भारी मतों से जीते। तीसरी लोकसभा में वे सबसे कम उम्र के सांसद थे और संजोग ऐसा था कि वह सोशलिस्ट पार्टी के लिए सबसे बुरा वक्त था, मुल्क के लिए भी बुरा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का भावमंडल ऐसा बन गया था कि कांग्रेस और विपक्ष कहीं से भी उनके खिलाफ चूं करने वाले न थे। उल्टे पंडित जी को अगर किसी को भी अपनी आलोचना करने देते थे या अपने ऊपर लिखे किसी कार्टून या टिप्पणी की तारीफ कर देते थे, तो उनकी महानता के गुण गाए जाते थे। तब तक मुल्क को आजाद हुए 15 साल हो चुके थे और कांग्रेस के अंदर नेहरू की बराबरी करने वाला नेता समाप्त हो रहे थे या दरकिनार कर दिए गए थे। सो आजादी के सपनों के टूटने पर भी कोई ढंग की प्रतिक्रिया होती न थी। डॉक्टर लोहिया 62 का चुनाव, जिसमें वे सीधे पंडित नेहरू से फूलपुर में जा भिड़े थे, हार गए। 62 में समाजवादी पार्टी की ताकत न्यूनतम रह गई। बाद में जब डॉक्टर लोहिया, मधुलिमय जैसे लोग उपचुनावों से जीत कर आए, तो किशन जी, रामसेवक यादव, मनीराम बागड़ी, मधुलिमय, डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों की छोटी टोली ने ही जाने क्या क्या किया। यह सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। इस टोली ने संसद की बहसों का स्वरूप बदला। अंग्रेजी लफादी, संसदीय मर्यादाओं का हवाला देना, ढंग से बात न होने देना, हवाई मसलों पर चर्चा करने वाला क्लब के रूप में बने संसद की छवि को एक झटके में तोड़ दिया गया। जैसे ही लोहिया की यह टोली संसद में सक्रिय हुई, स्टेट्समैन ने शीर्षक दिया, ए बुल इन चाइना शॉप।
डॉक्टर लोहिया ने सदस्यता की शपथ लेने के चौथे दिन ही कहा था कि प्रधानमंत्री सदन का नौकर है और उसे सदन में वैसा ही पेश आना चाहिए। फिर हिंदी बनाम अंग्रेजी का सवाल हो, 3 आना बनाम प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये का खर्च का मसला हो, रिक्शे वाले का सवाल हो, स्वेतलाना को भारत में शरण न देने का सवाल हो, चीन के हाथों मिली पराजय का सवाल हो, पर सरकार की धुलाई करने हो, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के मोल में चीन की पैरवी करने का, इस टोली ने नेहरू, कांग्रेस और उनके आभा मंडल को चकनाचूर करने का काम किया। इस छोटी टोली ने नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अलग किस्म का हंगामा मचाया। पर अंग्रेजी हटाओ की मुहिम हो या दाम बांधो काम दो, हिमालय बचाओ का नारा हो या संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, इन सबको संसद के बाहर सड़कों पर उतारने का काम जिस समाजवादी युवजन सभा ने किया, उसके नेता किशन पटनायक थे। 66 में उनको समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस चर्चा के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब केरल की संबित सरकार द्वारा गोली चलवाने का डॉक्टर लोहिया ने विरोध किया था, तब वे पार्टी के महासचिव थे, लेकिन उनके विरोधियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लोहिया, मधुलिमा वगैरह ने 1956 में जो सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, उसमें पुराने कार्यकर्ता बहुत कम थे। सारा खेल उन नौजवानों पर था। किशन जी इसके नेता थे। संसद के अंदर तो वे सबसे जूनियर थे, सबसे कम उम्र के थे, और बाहर असली आंदोलनकारियों के सबसे सीनियर थे। 67 में चौथी लोकसभा का चुनाव किशन पटनायक कुछ 100 वोटों से हार गए। 79 में किशन जी ने वाणी मंजरी दास से विवाह किया। 69 में 67 के गैर कांग्रेसवाद से निकली सरकारों का कामकाज देख पाने का या उनको संभाल पाने के लिए डॉक्टर लोहिया ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे, पर समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष होने के चलते किशन पटनायक ने अपने भर संबित सरकारों और समाजवादी सत्ताधारियों को चाबुक लगाने का कार्य किया। बिहार का एक ऐसा प्रसंग काफी चर्चित हुआ। जल्दी ही किशन पटनायक को यह स्पष्ट होने लगा कि अब पार्टी का विचारों, आदर्शों और संगठनात्मक अनुशासन के साथ खास मतलब नहीं रह गया। मात्र भाषणवीरों को की सरकार और केंद्रीय स्तर के फैसले लेने के मसले से भी वे परेशान थे। पर पहली बार सत्ता मिलने और डॉक्टर लोहिया के न रहने पर दिखने वाली बीमारियां ज्यादा गहरी थी। इस संगठन में किशन जी को प्रमुख बनाने और न बनाने की राजनीति भी चली। इन सब से उनका मन खट्टा हुआ और उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। किशन पटनायक के मन में अब बड़ी राजनीति और शुद्ध राजनीति करने की इच्छा और प्रबल हुई, तो उन्होंने लोहिया के कुछ पक्के साथियों इंदुमती केलकर, श्रीपाद केलकर, केशवराव जाधव और हमारे मित्र ओम प्रकाश दीपक को लेकर 1972 में लोहिया विचार मंच का गठन किया। साधन और सदस्य संख्या में भले ही कमी हो, पर समूह ने तत्काल अपने वैचारिक तेज से मुल्क का ध्यान खींचा। काफी बड़ी संख्या में नौजवान, खासकर सही उसमें काम कर चुके लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। किशन जी निरंतर दौरे करके अलग जगाते रहे और यही क्रम अगले 35 वर्षों तक चलता रहा। लोहिया विचार मंच जल्दी ही कुजात लोहियावादियों की सबसे अच्छी जमात बन गई। भाषा नीति, खासकर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन और समाजवादी विचारों की राजनीति के चलते इसकी पहचान बनने लगी। अब यह बात अप्रासंगिक नहीं है कि किशन जी ने अपनी पुरानी पार्टी में जो दुर्गुण देखे थे, उनका जो भी भविष्य देखा था, वो अगले 2 वर्षों में सारे मुल्क ने देख लिया। समाजवादी पार्टी बिखर गई और काफी सारे समाजवादी उस कांग्रेस में चले गए जिसके खिलाफ 67 में डॉक्टर लोहिया ने मोर्चा खोला था। जब 74 में बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, तो कुछ एक बड़े और अनुभवी लोग शुरू से ही बिना शर्त इसके साथ जुड़े। उनमें किशन पटनायक और ओम प्रकाश दीपक भी थे। पूरा लोहिया विचार मंच, जिसकी सबसे ज्यादा सदस्यता बिहार में थी, आंदोलन में लगा। बल्कि किशन पटनायक ने इस दौर में पटना में ही अपना राजनीतिक अड्डा बना लिया। इस दौर से ही वे चौरंगी वार्ता के प्रकाशन से जुड़े, जो उनके कुछ मित्रों ने कलकत्ता से निकाली थी। कहना ना होगा कि मैनकाइंड और जन के न रहने के बाद चौरंगी वार्ता ही समाजवादी विचारों और उसके जमात की असली पत्रिका बनी। इमरजेंसी में यह पत्रिका बंद हो गई और काफी सारे लोग गिरफ्तार। उन्होंने पटना, रांची और बाद में दिल्ली से भूमिगत रहकर राजनीतिक काम जारी रखा। उनको पटना, रांची और बिहार में जानने वाले काफी लोग थे, इसलिए मित्रों को लगा कि बिहार में रहना असुरक्षित होगा।
यह सोचकर उनको दिल्ली के एक सरकारी अधिकारी के घर पर रहने का इंतजाम हुआ। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल के पिता इसी अधिकारी के घर से किशन जी 1976 में गिरफ्तार हुए। कैद में उनकी तबीयत काफी खराब हुई। दमा के साथ साथ पीठ पर हुए घाव ने उनको काफी बड़ा घाव उनके पीठ पर हो गया। आपातकाल समाप्त होने के बाद धनाधन बनी जनता पार्टी में भी किशन पटनायक नहीं है। उन्हें इतनी अफरा तफरी और मौका परस्ती ठीक नहीं लगी। उन्होंने लोहिया विचार मंच को बनाए रखा, बल्कि बिहार में 78 में हुआ उसका सम्मेलन काफी चर्चित रहा। युवा जनता में गए अनेक पूर्व समाजवादी नौजवान उसमें आए। उन्होंने तभी संगठन और सरकार के घालमेल पे आपत्ति करनी शुरू कर दी थी। किशन जी जब पटना में रहने लगे थे और वहां से सामयिक वार्ता का प्रकाशन 1970 से शुरू हो गया। सामयिक वार्ता ने जो पहले पाक्षिक रूप में छपती थी, 10,000 प्रसार संख्या के साथ काफी अच्छा प्रभाव रखती थी। उसने कई बड़े मसले उठाए। उनमें एक जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता का मसला था। किशन जी ने जनता पार्टी के सदस्यों को संघ का भी सदस्य होने को गलत बताया। बाद में मधुलिमय ने अपनी पार्टी में यह सवाल उठाया तो पार्टी टूट गई। सिर्फ पार्टी नहीं टूटी, आश्चर्यजनक ढंग से किशन जी की भविष्यवाणी फिर सही साबित हुई। संघ और उसका राजनीतिक मुखौटा भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन मजबूत होते गए, पर समाजवादी राजनीति और बाकी दल हाशिए पर चले गए। किशन जी ने पुराने सयूस वालों और लोहिया विचार मंच के लोगों को लेकर सराय में 1979 में एक सम्मेलन करके नई जमात बनाने की पहल की। युवा जनता के सरकारी संगठन बनने से नाराज शिवानंद तिवारी, रघुपति अख्तर हुसैन, नीतीश कुमार सिंह, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवाधर राम वगैरह की भागीदारी से यह आयोजन चर्चित हुआ। दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के युवा साथी भी अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा आयोजन चाहते थे। 1980 में बंगलुरु में समता संगठन के रूप में यह सामने आया। अभी तक किशन जी की गतिविधियों का केंद्र पटना था। वार्ता का प्रकाशन, कुछ पुस्तिकाओं का प्रकाशन हो रहा था। प्रकाशन की बड़ी योजनाएं थी। इस बीच धनबाद में कोयला मजदूरों के बीच काम शुरू हुआ। रोहतास, नालंदा, वैशाली, कटिहार, सिवान में सघन काम हुए। कोयला मजदूरों के साथ शराब और कर्ज मुक्ति के अभियान चले। बच्चों को पढ़ाने और औरतों की पिटाई रोकने की मुहिम हुई। कटिहार के गांव में गरीबों को जमीन दिलाने की मुहिम चली। रोहतास में नहर आंदोलन हुआ, पर सभी स्वयंसेवी संगठनों के विस्फोट ने और राजनीतिक दलों ने इनका शिकार किया और काफी सारे साथियों को तोड़ लिया। किशन जी सबसे ज्यादा आहत तभी हुए। यही राजनीतिक काम के लिए विदेशी चंदे की बात उठी। कहना न होगा कि इस मामले में किशन पटनायक ही सही साबित हुए। इस विदेशी धन की मुहिम का शिकार अकेले समता संगठन नहीं हुआ था। सारा का सारा राजनीतिक सामाजिक अभियान प्रभावित हुआ। और आज जो दुर्गति है उसकी एक वजह यह भी है कि कोई राजनीतिक जमात आंदोलन करने की स्थिति में नहीं। इस चोट के बाद पटना छूट गया। वार्ता का प्रकाशन बनारसी से शुरू हुआ और किशन जी एक बार फिर बरगढ़ गए। यहाँ गंधमार्दन सुरक्षा परिषद गठित करके बालकों की खुदाई के खिलाफ आंदोलन चला। किसानों का संगठन बना। भूमिपुत्र नाम से उड़िया पत्रिका निकली। तभी नए साथियों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तर बंगाल, झारखंड के नए इलाकों में काम बढ़ाया। किशन जी ने 1985 में काला हांडी के भुखमरी से परेशान गरीबों द्वारा बच्चे बेचने का सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया। जहां तहां स्थानीय काम बढ़ने पर वहां के प्रस्तावित उम्मीदवार देके चुनाव की भागीदारी शुरू हुई। स्वयं उन्होंने जनता दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकराया। संबलपुर से 1979 में चुनाव लड़े और हारे। फिर समता संगठन सीमाओं का एहसास करते हुए उत्तर बंग तफसीली जाति, कर्नाटक रैयत संघ, दलित संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष वाहिनी, महाराष्ट्र के समाजवादी समूहों और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को लेकर 1991 में जन आंदोलन समन्वय समिति बनी। इस मुहिम में अनेक लोग वादा करके नहीं आए। इनमें सबसे आगे तो चिराग कुली और मेधा पाटकर, सिद्धराज डड्डा जैसे लोगों से संवाद और साझेदारी। 1997 में जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय गठित हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनरॉन विरोधी मुहिम, पेप्सी कोक विरोधी आंदोलन में भी भागीदारी चलती रही। 1995 में समाजवादी जन परिषद का गठन करके अभी तक की मुहिम को एक ठोस रूप देने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दल बनाने की पहल की।
उन्होंने इसी दौर में उड़िया पत्रिका विकल्प विचार का प्रकाशन भी शुरू किया। इस बीच वार्ता आर्थिक संकट झेलते हुए भी बनारस से मुजफ्फरपुर, वहां से वापस बनारस और फिर दिल्ली आ गई। अपनी मुख्य राजनीति को एक संपूर्ण शुद्ध राजनीतिक दल बनाने में लगे रहते हुए भी किशन पटनायक बीते 3 दशक में उभरे लगभग हर बड़े जन आंदोलन से सीधे जुड़े। 74 के आंदोलन के बाद 77 के चुनाव में बिहार में, जहां वे जमकर रहे, बड़े चुनाव प्रचारक थे। असम में जब बहिरागत विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी खामियों को रेखांकित करते हुए भी उन्होंने उसे समर्थन दिया। दिल्ली से असम तक की साइकिल यात्रा उनके साथियों ने की। स्वर्ण मंदिर में फौजी कार्रवाई का विरोध, कर्नाटक में रैयत संघ और दलित संघर्ष समिति के आंदोलन, 80 के दशक में उभरे किसान आंदोलन, तवा बांध से विस्थापित हुए आदिवासियों की मुहिम, कोचस के नहर आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उत्तर बंगाल के दलित आदिवासी आंदोलन वगैरह में उनकी प्रभावी भागीदारी हुई। उड़ीसा में जहां वे काफी समय से अपना डेरा डाले हुए थे, गंधमार्दन का आंदोलन हो या काशीपुर का किसान आंदोलन हो या गोपालपुर के विस्थापन का या फिर चिल्का झील का, सभी उनकी प्रेरणा से हुई और सब में उनकी भागीदारी रही। इन सारे आंदोलन से जुड़ते हुए भी किशन जी एक समग्र राजनीति के आग्रह को बरकरार रखे हुए थे, जिसमें लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सेदारी करना, संसद और विधानसभाओं के मंच का उपयोग करना, शासन नीतियों में दखल देने की इच्छा रखना शामिल है। पर उनकी असली प्रतिभा और बौद्धिक ऊर्जा 90 के दशक में उभरी 3 शक्तियों को पहचानने और अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुल्क और दुनिया को बचाने वाली शक्तियों को रेखांकित करने लगी। मंडल से उभरी समाज की पिछड़ा शक्ति को अक्सर बौद्धिकों ने विशुद्ध ब्राह्मणवादी आईने से देखा और इसे जातिवादी राजनीति करार दिया। आश्चर्य नहीं कि यही जमात संघ परिवार के मंदिर आंदोलन के फांसीवादी उभार में नव भारतीय राष्ट्रवाद का उभार देखती थी, अपनी अस्मिता की पहचान करती थी। इसी ब्राह्मणवादी अंग्रेजीवादी जमात ने भूमंडलीकरण लाने की पहल के साथ ही उसे हर मर्ज की दवा और मुल्क के आर्थिक विकास का मंत्र बताना शुरू किया। किशन जी को मंडल की राजनीति न समझ आई हो या पिछड़ा नेतृत्व की सीमाएं, ऐसा नहीं है, पर वे इससे उभरी ऊर्जा में ही सांप्रदायिकता और भूमंडलीकरण के दोहरे खतरे का जवाब देखते थे। उनकी किताब भारत शूद्रों का होगा इसी बात को डंके की चोट पे कहती है। संघी फांसीवाद और भूमंडलीकरण के खतरों के खिलाफ मुल्क को जगाने की मुहिम में शुरू से जुटे रहे। दिल्ली में 1993 में एक बड़ा प्रदर्शन और सेमिनार करके इसकी पहल की गई और समाजवादी जन परिषद के लोग मुल्क भर में दर्जनों सभाएं कर चुके थे। सामयिक वार्ता में काफी सारे लेख छपे थे। 93 में ही गुलामी का खतरा नाम से जो किताब मेरे नाम से संपादित छपी, असल में उस पूरी योजना किशन पटनायक की थी। उनको एक भूमिका लिखनी थी जो व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाए। मैंने डंकल प्रस्ताव के संक्षिप्त रूप का अनुवाद किया, कुछ अन्य काम किए थे। जल्दीबाजी में भूमिका मैंने लिखी, सो उसमें मेरा नाम गया। भूमंडलीकरण विरोधी मुहिम में वे तन मन से लगे और पिछले साल हुए वर्ल्ड सोशल फोरम और मुंबई रेजिस्टेंस के दोहरे आयोजन में शामिल, अपना भाड़ा देकर गए और रहे। इन आयोजनों से उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसकी फंडिंग और इसकी कार्यपद्धति को लेकर उनके मन में गहरा संशय था, पर वे प्रतिरोध के किसी रूप में अपनी अनुपस्थिति नहीं रखना चाहते थे। एनरॉन विरोधी सारी लड़ाई उनके साथियों ने लड़ी। दाभोल तक जाकर सुनील, शिवपूजन, जुगल किशोर, सोमनाथ जैसे साथियों ने गिरफ्तारी दी। असल में लोकतांत्रिक राजनीति में सही बात उठाने का भी वो अपना मतलब होता है। कानूनी व्यवस्था में कानून का भी मतलब होता है। अंत में होशियारी भरा कानूनी सौदा करने वाली एनरॉन न सिर्फ भारत में पिटी बल्कि अमेरिका में भी उसका डिब्बा गोल हो गया और उसकी नंगी वकालत करने वाले या धमकी देने वाले महाप्रतापी अमेरिका सरकार को भी उसको नहीं बचा पाई। पेप्सी कोक के खिलाफ चलने वाला आजादी बचाओ आंदोलन की मुहिम में भी किशन जी ने बराबर की भागीदारी की। दरअसल किशन पटनायक ने राजनीतिक आंदोलन में भागीदारी तथा बौद्धिक स्तर पर विलक्षण सक्रियता दिखाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम किया वह कार्यकर्ता प्रशिक्षण का है। जिस दौर में सारी पार्टियां इस काम को भूल गईं, उसमें उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक निरंतर यह काम किया। हजारों कार्यकर्ता तैयार किए, अध्ययन केंद्र चलाए, प्रशिक्षण शिविर लगाए,
सेमिनार किए। उनके तैयार कार्यकर्ताओं में से काफी सारे लोग एक खास स्तर की सक्रियता के आंदोलन न होने से निष्क्रिय हुए, कुछ निजी और पारिवारिक कारणों से भी निष्क्रिय हुए। इस लेखक जैसे काफी सारे लोग दूसरे पेशों में गए, पर उनके सबसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं में से काफी सारे लोग निकलकर राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों में गए। अचरज नहीं कि बीते कई बार से यह हो रहा है कि केंद्र सरकार किसी की बने, किशन पटनायक के कई शिष्य उसमें होते ही हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री बनने वाले भी ऐसे ही लोग। 80 के दशक में शुरू हुए दौर में एक ऐसा वक्त आया जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किशन जी की टोली के आधा दर्जन पिछड़े प्रतिभावान लड़कों को टिकट देकर अपनी ओर तोड़ा, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने अगले लड़कों और बाकी बचे लोगों में भी बड़ी जमात को विदेशी पैसे से चलने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने तोड़ा। समता संगठन बनाते समय जो उत्साह बना, उसे इस तितरफा हमले ने तोड़ दिया। वार्ता चलाने और समता प्रकाशन खड़ा करने की योजना धरी रह गई। अनेक अपने कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत का न्यूनतम खर्च भी न दे सकने वाले किशन पटनायक के लिए यह सबसे ज्यादा दुख का वक्त था। तभी उन्होंने विदेशी फंड के सामाजिक काम करने की जरूरत पर बड़ी बहस भी चलाई, पर गरीब और पिछड़े वर्गों से निकलने वाले अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को फिसलते देखना उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट देता था। अब यह कहना थोड़ी जाती होगी कि किशन जी राजनीति छोड़कर दूसरी जगह चला गया, वह गलत हो या भ्रष्ट हो गया, पर इस लेखक ने निजी बातचीत में उनमें से ज्यादातर साथियों को अफसोस करते सुना है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर किशन पटनायक जी अपनी तैयार की गई फौज भी उनके साथ होती, तो उनकी और मुल्क की राजनीति का चेहरा कुछ और होता। किशन पटनायक का इसमें भी बड़ा गुण है खुलापन, किसी से भी नई बात सीखने और जानने का खुलापन। इसमें भी वो अपनी वरिष्ठता को आड़े नहीं आने देते। यही कारण है कि ताउम्र उनके विचारों में एक ताजगी रही। वे नवीनतम सूचनाओं से लैस होते थे और उनके विश्लेषण में बासीपन नहीं आता था। जब विकास के सवाल पे वे हमसे भी जूनियर सत्येंद्र रंजन से लिखने पढ़ने में बहस में उलझे, तो हमें थोड़ा अटपटा लगा, पर उन्होंने उसी बहाने एक नई चर्चा छेड़ी। जब रूपन देवल बजाज प्रकरण पर अतुल ने देर रात तक चलने वाली पार्टियों पर ही सवाल उठाया और छेड़छाड़ के बहस को सेकेंडरी महत्व कहा, तो किशन जी को इस तर्क को भी स्वीकार करने में कोई देर नहीं। किशन जी ने 52 में जब राजनीति शुरू की और 27 सितंबर 2004 को जब अंतिम सांस ली, इन 52 वर्षों में दुनिया काफी बदल गई। कई बहुत अच्छे और सार्थक बदलाव हुए, पर इस दौरान कमजोर लोगों, इलाकों, जमातों और बदलावों के लिए स्थितियां बदतर हुई। इसकी राजनीति करना मुश्किल हुआ। राजनीतिक चिंताएं बदली हैं और कमजोर इस चिंता से बाहर चले जा रहे हैं। उनको साफ पानी और हवा देने की बात भी राजनीतिक एजेंडे से गायब हो रही। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा वगैरह की बात को दूर। ऐसे में किशन पटनायक की यह खूबी चौंकाती है कि वे दिन ब दिन ज्यादा निश्चय से राजनीतिक कर्म करने लगे थे, समझौतों से दूर होते गए थे। उनका चिंतन दिन ब दिन धारदार होता गया था। उनका व्यवहार और कर्म तेज होता गया। उनका निश्चय डिगने के बजाय दृढ़ होता गया। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता कम से कम हमारे जैसे लोगों और साफ दिखने लगी थी, जिसका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। वे सारा चिंतन, सारा कर्म, सारी राजनीति दूसरों के लिए न करके अपने लिए करते प्रतीत होते थे। अपने छोटे स्वार्थ के लिए नहीं, अपना काम मानकर, अपनी जिम्मेवारी मानकर। उनमें कभी अहंकार नहीं दिखा कि हमने इतना कर दिया। उन्हें कभी यह पछतावा नहीं हुआ कि मुझे क्या मिला। वे कभी यह ताना नहीं देते थे कि फला कहाँ से कहाँ चला गया। अगर उनके साथ कोई अच्छा काम काज कर दे तो वे आपके आभारी हैं। अगर आपने कुछ अच्छा कहा, लिखा, पढ़ा, तब भी उनके मन में यही भाव आता था और यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। मेरे ख्याल इस आलेख को पढ़ने के बाद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका जीवन दर्शन और सोच काफी कुछ आ जाता है सामने। और मेरे जैसे लोगों के लिए अभी भी उनके न रहने के बाद उनकी कमी तो लगती ही है, और ये भी लगता है कि हम सब लोग कई लेवल पे
लायक नहीं है उनका साथी या शिष्य कहलाने के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ सुविधाओं में, हालांकि हमने कभी उस तरह से पूरा समय समाज और पॉलिटिक्स से देने का फैसला कभी नहीं किया 74 से अभी तक, लेकिन तब भी ये लगता रहता है कि जो काम ऐसे चल रहे हैं समाज में, दुनिया में, देश में, उनको जितनी मदद दे सकते थे या जितनी मदद देनी चाहिए उतनी हमसे नहीं हो रही। साथियों में भी और ये काम करने की शैली है कि अपने साथी बनाएं और साथियों के साथ काम करें, वो भी शायद हम में कमी है। किशन जी को मैंने किसी के लिए पर्सनल, पहले सोशलिस्ट पार्टी में ये बहुत होता था कि पत्रिकाओं का इस्तेमाल दूसरे ग्रुप के लोगों के खिलाफ बहुत होता था। किशन जी ने वार्ता में कभी किसी के लिए ऐसा नहीं लिखने दिया। मैंने जो लोग गए दूसरी पार्टी में, या जो एक तरह से जैसे जॉर्ज बीजेपी के साथ गए, या राजनारायण जी ने हर बार कुछ ना कुछ, ऐसे लोगों के लिए भी जो लीडर थे और जिन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट के बिखराव में एक भूमिका निभाई, उन लोगों के लिए भी कभी किशन पटनायक ने कभी कुछ पर्सनल लेवल पे कभी कुछ, तो पर्सनल बातें बहुत कर, अच्छी बात तो करते थे, बुरी बात कभी नहीं करते। तो और एक स्नेह सबके साथ था पर्सनल। जैसे चंद्रशेखर जी के साथ अ, जब ये संवाद हुआ था जनता पार्टी बनने के बाद, तो बगल के कमरे में थे, लेकिन कभी कोई उनसे बात हुई नहीं। तो इस तरह से उनका व्यवहार रहता था कि किसी के आगे वैसे झुकना नहीं है, किसी के आगे, लेकिन स्नेह सबसे रहना है। और दूसरा ये कि बुराई किसी की नहीं, व्यक्तिगत बातचीत में तो मुझे नहीं लगता कभी किसी, बल्कि कभी कुछ बोल रहे हैं हम लोग आपस में भी, तो डांट देते थे कि ये सब नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि हम अभी भी जितने लोग, उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर 6 लोगों से उन्होंने लोहिया विचार मंच बना के 30-35 साल में काफी कुछ खड़ा किया, तो हम लोग 600 तो होंगे, लेकिन वो 600 साथ हों, साथ करने की ललक हम में से किसी की हो। काम करने वाले साथी अभी हैं, समाजवादी जन परिषद में ही हैं, या योगेंद्र जैसे लोग जो बाहर निकले हैं वो और ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन उस तरह की मुहिम पैदा हो, या योगेंद्र ही अब सीना ठोक के कह ले, जैसे किशन पटनायक ने ये किया कि भाई हम तो यही करेंगे, और वही किया। और हमने देखा विनोद प्रसाद सिंह, विष्णुदेव गुप्त, ये सब इतने तपे तपाए सोशलिस्ट थे, बहुत बाद तक मधु जी के साथ, जॉर्ज के साथ इनकी पॉलिटिक्स चलती रही। लेकिन जीवन के आखिरी दौर में इनको लगा यार मन की बात तो कम से कम, अब तो पावर वावर की पॉलिटिक्स तो क्या होनी है, तो कम से कम मन की बात करें। और ये सब बड़े उत्साह से फिर किशन जी के साथ आए। विष्णु जी तो अध्यक्ष बने, विनोद बाबू भी अध्यक्ष बने, इन सब लोगों ने आके फिर बहुत काम किया है। तो ये श्रद्धा पैदा कर लेना अपने पुराने साथियों में, अपने साथियों में, कि भाई पावर की पॉलिटिक्स और या सत्ता पाने की पॉलिटिक्स तो नहीं होगी, तो मन की पॉलिटिक्स करें, विचारों की पॉलिटिक्स करें, जो अच्छा लगे वो करें। कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया सत्ता पाने के लिए और इसके लिए। तो किशन पटनायक के शिष्यों में भी ये भाव आए और आना चाहिए। अ, जो कमी एक मैंने पहले कहा कि किशन पटनायक का लेखक और चित्रकार रूप छूट गया, वो उसकी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, बहुत कम कविताएं छपी हैं। वो कहाँ से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, मुझे इसका भी ठीक आइडिया नहीं होता है। लेकिन ये इच्छा मेरी जरूर है कि किशन पटनायक के बिखरे भाषणों को, साहित्य को एक साथ किया जाए। शायद लोगों को जुटाने में, अगर विचारों को हम जुटा पाए, रचनाओं को जुटा पाए, तो लोगों को साथ जुटाने में वो सहायक होगा। मेरी ओर से इतनी ही है बातचीत। आप साथी कुछ और बोलना चाहें, पूछना चाहें, स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद मोहन जी। और मित्रों, अभी जो आपने जीवनी सुनी किशन पटनायक जी की, वह जीवनी अरविंद मोहन जी ने लिखी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही यह बात रखी कि पहले वह सामयिक वार्ता पत्रिका में आई, और अब जो आप स्क्रीन पर यह पुस्तक देख रहे हैं, किशन पटनायक आत्म और कथ्य, अशोक सिकसरिया और संजय भारती जी के संपादन में, इस किताब में भी यह जीवनी संकलित है। तो मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक
आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने कम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार कर यहां आए और यह एकाग्र खंडित ना हो सका इसकी चिंता आपने की। यह हम सभी के लिए निश्चय ही कहीं ना कहीं अनुकरणीय है और हम कोशिश करेंगे कि जब तक यह एकाग्र चले किसी न किसी रूप में कोई एक कार्यक्रम हर रोज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। किशन पटनायक जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार।